वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडीज का हमारा ये चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है? सिंपल सी बात, ये हमारा थर्ड फंक्शन है, थर्ड स्टेप है मैनेजमेंट का। हमने देखा था कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्लानिंग करना। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड क्या है? स्टाफिंग। प्लानिंग सिंपल सी बात हमारी एक मेंटली प्रोसेस होती है। ऐसा लगा लो कि आपने मन में कुछ सोचा या उस प्लानिंग को एक पेपर के ऊपर लिख लिया, दैट इज प्लानिंग। उसके बाद आपने उसको आगे कुछ उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है हमारा स्टाफिंग। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी से एक मैप रेडी करवाया। आपने मान लो एक बिल्डिंग बनानी है, आपने आर्किटेक्टर को बोला कि मुझे एक नक्शा बना के दे दे। उसने आपको एक नक्शा बना के दे दिया। वो नक्शा आपके सामने आ गया, वो मैप आपके सामने आ गया, पूरा बिल्डिंग का डिजाइन आपके सामने आ चुका है, दैट इज ए प्लानिंग। वो सिर्फ एक प्लानिंग है जो रिटर्न फॉर्म में आपके पास, पर आपने वो काम अभी तक किया नहीं है। अब आपने वो पेपर, वो कागज, वो नक्शा, वो मैप एक कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया और आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया घर को बनाने का, बिल्डिंग को बनाने का। उस कॉन्ट्रैक्टर को आपने बता दिया कि यहाँ पर मुझे अपना बेड रखना है, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, यहाँ पे मेरा गार्डन होगा। आपने सारी प्लानिंग उस कॉन्ट्रैक्टर को समझा दी। अब कॉन्ट्रैक्टर ने आपको एक बिल्डिंग तैयार करके दे दी। वो बिल्डिंग जब तैयार हो गई है तो वो बिल्डिंग अभी तक खाली है, मतलब समझ लो कि आपका ऑर्गेनाइजिंग का काम हो गया। अब आपने जब उस घर के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जब आपने सामान रखना स्टार्ट किया, उसको आपने जब भरना स्टार्ट किया, समझ लीजिए कि वो एक स्टाफिंग के अंडर में आ गया। अब मैं आपको मैनेजमेंट के बिहाव पर यही एग्जांपल को फिर से समझा देता हूँ। आपने प्लानिंग की बिजनेस करने की, पूरा परफॉर्म पूरा परफॉर्मा पूरा ब्लूप्रिंट आपने रेडी किया, पेपर पे, लिखित में या मन में लिखने से कुछ भी करके आपने पूरा का पूरा उसको प्लान कर लिया। प्लानिंग हो गई। आपके प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर रेडी किया कि यहाँ पर बॉस होगा, यहाँ पर इंप्लॉइज बैठेंगे, यहाँ पर इतने वर्कर होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये होगा। आपने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी किया है, पर अभी तक वहां पर लोगों को अपॉइंट नहीं किया है, किसी को नौकरी पे नहीं रखा है। जब आप उन्हीं पोस्ट को भरना स्टार्ट करते हो, लोगों को नौकरी देना स्टार्ट करते हो, वो तीसरा हमारा स्टेप होता है स्टाफिंग। मतलब प्लानिंग में आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने सारी पोस्ट जनरेट की हैं, स्टाफिंग के अंदर अब आप क्या करने वाले हो? उन्हीं पोस्ट को लोगों से भरने वाले हो। तो स्टाफिंग क्या है? अपॉइंटिंग पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट। अब हमने जो भी पोस्ट क्रिएट की थी, जिस पोस्ट की जो इम्पोर्टेंस है, उसी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसी इम्पोर्टेंट पर्सन को वहां पर अपॉइंट करने वाले हो। जो वहां पर काबिल होगा, जो जितना एबल होगा, उसको उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। स्टाफिंग के अंदर हमको ध्यान रखना होता है, हमको अच्छे से अच्छे एबल लोगों को ही सिलेक्ट करना होता है। इंजीनियर की पोस्ट खाली है तो डेफिनेटली आप वहां पे किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट तो करने नहीं वाले। इंजीनियर की पोस्ट है तो किसी अच्छे इंजीनियर को, पढ़े लिखे एबल पर्सन को ही वहां पर आप बिठाने वाले हो। तो ट्रेनिंग के अंदर हमारे काफी सारी बातें आती हैं। ट्रेनिंग ऐसी नहीं, सॉरी, हमारा जो स्टाफिंग का जो टॉपिक है, वो स्टाफिंग का टॉपिक हमारा ऐसे ही कवर नहीं हो जाता। स्टाफिंग के अंदर क्या होने वाला है? स्टाफिंग के अंदर पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्तियां निकालते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारी यहाँ पर पोस्ट खाली है। उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद फिर जब कुछ काम कुम स्टार्ट हो जाता है, लोग अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी में से कुछ लोगों की प्रमोशन भी होती है। जब जरूरत पड़ती है तो हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी पर्सन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट जो हमने अभी बताए हैं आपको, ये भी सारे के सारे स्टाफिंग के अंडर में ही आते हैं। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन होना, किसी का ट्रांसफर होना। अब बात आती है कि स्टाफिंग के फीचर क्या है। सबसे पहला फीचर जो है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जब एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को आपने लोगों से फिल करना होता है, भरना होता है। तो भरोगे किससे? लोगों से। तो ये स्टाफिंग का जो पूरा का पूरा काम है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, क्योंकि आपने वहां पर अच्छे अच्छे कुशल एफिशिएंट लोगों को ही वहां पर रखना होता है। उन्हीं पोस्ट को उन्हीं लोगों से ही भरना होता है। दूसरी बात आती है सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट का एक अलग से एक फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग अलग से फंक्शन है ना, ऑर्गेनाइजिंग अलग से फंक्शन है, इसी तरह से स्टाफिंग भी अलग से एक फंक्शन है। और स्टाफिंग की अलग से एक प्रोसेस भी होती है, जिसमें हमको 8 या 10 स्टेजेस स्टडी भी करनी होती है। तो देखा जाए तो स्टाफिंग अपने आप के अंदर एक प्रोसेस भी है और मैनेजमेंट का एक अलग से एक फंक्शन भी है। स्टाफिंग की जरूरत हर लेवल पे होती है।
आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हर जगह पे आपने लोगों को तो फिल करना ही होता है, इसलिए स्टाफिंग की जरूरत आपको हर लेवल के ऊपर होती है। चौथी बात, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तब से शुरू हो जाती है जब हम लोगों की बात करते हैं, क्योंकि अब हमने लोगों को भरना है, ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करना है, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हमको उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हमको उसको प्रमोशन भी देना है, अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो हो सकता है कि हमको उसको डिमोट भी करना पड़े, डिमोशन भी उसका करना पड़े। तो हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लोगों को सेटिस्फाई करें, उसको अच्छी सैलरी दें, बोनस पे करें। तो स्टाफिंग के साथ साथ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू हो जाती है। पांचवी बात आती है कि इफेक्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से भी इफेक्ट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे? मान लो कंपनी के अंदर की पॉलिसी है कि हमको सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोशन देना है जो बहुत अच्छा काम करेंगे, तो डेफिनेटली अगर कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को क्या दे देंगे? प्रमोशन दे देंगे। इंटरनल। एक्सटर्नल की बात, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे? गवर्नमेंट ने मान लो पॉलिसी बना दी कि कंपनियों के अंदर जब भी प्रमोशन की जरूरत होगी तो आप अंदर के लोगों को अपॉइंट नहीं करोगे उस स्टेज के ऊपर, बाहर के लोगों को आप अपॉइंट करने वाले हो। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी कभी कभी होते हैं, गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज लगा लो, बाहर का इन्वायरमेंट लगा लो, जिसकी वजह से हमको स्टाफिंग के अंदर थोड़ा चेंजेस भी करना पड़ता है और हमारा स्टाफिंग इफेक्ट भी होता है बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, स्टाफिंग के हमारे क्या फीचर्स होते हैं। अब बात आती है कि स्टाफिंग की क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, इसका क्या बेनिफिट हमारे सामने निकल कर आने वाला है। सिंपल सी बात, स्टाफिंग से पहली बात तो हेल्पफुल इन द डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपिटेंट पर्सोनल। स्टाफिंग के अंदर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिक्रूटमेंट के जब हम फॉर्म निकालते हैं, लोगों को जब हम बताते हैं कि हमारे पास काफी सारी पोस्ट खाली है, हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ 200 लोगों की ही जगह हो, फिर भी हमने फॉर्म निकाले, तो मान लो 2000 एप्लीकेशन हमारे पास आ गई। 2000 एप्लीकेशन में से हम कितनों का सिलेक्शन करने वाले हैं? सिर्फ 200 पीपल का ही सिलेक्शन करने वाले हैं। वो 200 लोग वो लोग होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जिनका सिलेक्शन बहुत टिपिकल तरीके से होगा। तो स्टाफिंग से क्या फायदा होता है? हमारे पास वही लोग पहुंचने वाले हैं जो उस पोस्ट के लायक होंगे। दूसरी बात, हेल्पफुल इन द बेटर परफॉर्मेंस। अब जब हमने सिलेक्शन बहुत अच्छे लोगों का किया है तो डेफिनेटली सी बात है, हमारी परफॉर्मेंस, लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे देते हैं, काम करना भी सिखाते हैं, बहुत कुछ इंटरनली उनको सिखाया भी जाता है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे आए हैं, सिलेक्शन भी उनका बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। ट्रेनिंग जब हम उन लोगों को दे देते हैं तो वो उन लोगों को ट्रेनिंग देने का फ़ायदा पता है क्या होता है? मशीनें उनको चलानी आ जाती हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आता है। क्योंकि अगर हम बिना ट्रेनिंग दिए हुए लोगों को अगर अपॉइंट करते हैं तो क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट करेंगे वो लोग, सैलरी हमको फालतू में उनको देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। रिसोर्सेज मतलब हो सकता है कि मशीन खराब कर दें, क्योंकि मशीन तो चलाने नहीं आती है, माल, कच्चा माल ज़्यादा खराब होएगा, तो रिसोर्सेज काफ़ी खराब होते हैं। कंटिन्यूस सर्वाइवल। स्टाफिंग अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ग्रोथ भी होती है हमारे बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की। हम काफ़ी लंबे समय तक चलते चलते अपने बिजनेस के अंदर नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का लोगों को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस पोस्ट पे जिस पर्सन को अपॉइंट करते हैं वो वहां बैठने के लायक होता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन का अच्छे से उपयोग होता है, यूटिलाइज होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है? हम लोगों को वही पोस्ट देते हैं जो उसके लायक होती है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को वो पोस्ट दे दी जिस पर वो काम करना ही नहीं चाहता था। तो जिसको जो पोस्ट रिक्वायर्ड थी हमने उसको वही पोस्ट दी, सैलरी जो उसने बोली हम उसको वही सैलरी पे कर रहे हैं। जब उसका प्रमोशन का टाइम था हमने उसको प्रमोशन दिया, जब उसकी कोई घर की रिक्वायरमेंट थी, कोई उसकी कोई पब्लिक या पर्सनल मैटर था, हमने उसको भी सोल्व किया, तो डेफिनेटली उसको हमारी जॉब से सेटिस्फेक्शन रहने वाला है। तो जॉब की सेटिस्फेक्शन रहती है तो डेफिनेटली क्या होता है, जब उसकी खुद की ज़रूरतें भी एम्प्लॉइज़ की पूरी हो रही है तो एम्प्लॉइज़ का मोराल अप होता है, उनका मनोबल बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है, फर्म के लिए काम करते हैं, फर्म के अंदर ये समझ के काम करते हैं कि ये फर्म मेरी है, तो डेफिनेटली वो फर्म के फेवर में काम करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी फर्म की ग्रोथ होती है। तो देखा जाए तो स्टाफिंग को अगर अच्छे से देखें तो स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, प्रमोशन करना, सब कुछ आ गया, और इन सारे स्टेप्स की वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सकती है। इसलिए जब भी हम स्टाफिंग का काम करें तो ये स्टाफिंग का काम हमको बहुत अच्छे से करना होता है। जो पहला जो पॉइंट है हमारा ये है कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम बिजनेस के अंदर स्टाफिंग
के अंदर क्या करते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं, लोगों को नौकरी पे रखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका होता है, पोस्ट क्रिएट हो चुकी होती हैं, पर हमने अभी तक लोगों को उन पोस्ट के ऊपर अपॉइंट नहीं किया होता। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाफिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमको कितने लोग चाहिए बिजनेस के अंदर अपॉइंट करने के लिए, हम ये एस्टिमेट लगाते हैं। और अगर हमारा बिजनेस पहले से ही चल रहा है तब भी हमको ये पता लगाना होता है कि कितने लोग हमारे बिजनेस को छोड़कर जा रहे हैं, कितने एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं, या कितनों को हम बिजनेस से निकाल रहे हैं, कितने लोगों का अंदर से प्रमोशन हो सकता है, कितने लोग बिजनेस के अंदर से अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। ये सारी बातें हमको एस्टिमेशन के टाइम पर ध्यान रखनी होती है, तब ही आप एग्जैक्टली पता लगा पाओगे कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं भर्ती। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम बात करते हैं, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, क्योंकि वहां पर काफी सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन मिल जाते हैं, तो हम उनसे भी कांटेक्ट करते हैं, या हम न्यूज़पेपर के थ्रू भी रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं हम। मतलब ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने लोगों को इनवाइट करना होता है फर्म के अंदर नौकरी पाने के लिए। तो रिक्रूटमेंट अपने आप के अंदर एक स्टेप होता है, ये हमारा सेकंड स्टेप है स्टाफिंग का। तीसरे नंबर के ऊपर आकर हमको लोगों का सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट के अंदर क्या किया है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लिया है। मान लीजिए हमको पता लगा था कि हमको 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमने एप्लीकेशन इनवाइट की, एप्लीकेशन भरकर आ गई हमारे पास 2000। अभी 2000 में से हमने कितने लोगों को अपॉइंट करना है, सिर्फ 200 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन अपने आप के अंदर एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल स्टेप होता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पर्सन जिस पोस्ट के लिए एबल है, हमने उसको ही सिलेक्शन के अंदर लेना होता है। तो सिलेक्शन के अंदर काफी सारी बातें आती हैं, जो हम आगे एक टॉपिक आएगा उसके अंदर हम ज्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे कि सिलेक्शन क्या होती है। सिलेक्शन होने जाने के बाद चौथा जो स्टेप होता है वो होता है हमारा प्लेसमेंट, फिर ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का क्या मतलब है, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप लोगों को सिलेक्ट कर देते हो, सिलेक्ट करने के बाद जिस पर्सन की जो पोस्ट होती है, हमने जिस पर्सन को जिस काम के लिए अपॉइंट किया है, हम उस जगह पे उस पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, दैट इज प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंजीनियर की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट मांगी थी, सिलेक्शन कर लिया, अभी इंजीनियर की पोस्ट पे इंजीनियर को बिठा दो। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है। फिर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब भी बिजनेस में कोई नया पर्सन आता है तो उसको हम सबसे मिलवाते हैं जाकर। बिजनेस का जो हमारा जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, मैनेजमेंट के सभी लोगों से मिलवाया जाता है, उसके सबॉर्डिनेट से, उसके बॉस से। तो छोटी सी समरी फॉर्म के अंदर हम उसको पूरा किस पूरा, या कह लीजिए कि सबके साथ हम उनका एक इंट्रोडक्शन कराते हैं। ओरिएंटेशन ये कह लो कि हम उसको बिजनेस के साथ, हमारा जो बिजनेस पहले से चल रहा होता है, हम उस नए वाले एम्प्लॉय को बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारे बिजनेस में पहले कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि ओरिएंटेशन एक बहुत अपने आप के अंदर सुंदर प्रोसेस होती है। ओरिएंटेशन से क्या होता है, एम्प्लॉय को ये लगना स्टार्ट होता है कि मैं इस बिजनेस का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूँ। इससे उन लोगों के अंदर, नए एम्प्लॉय के अंदर अपनेपन की फीलिंग भी आ जाती है, बिलोंगिंगनेस भी आ जाता है। तो ओरिएंटेशन करवाना बहुत अच्छा रहता है। पांचवी बात आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद वो लोगों को हम सीधा ही काम नहीं करने देते हैं, उन लोगों को हमने कभी कभी ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हर टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी फर्म के अंदर आने वाले हर एम्प्लॉय को पता हो ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रशिक्षण देना पड़ता है। ट्रेनिंग देने का फायदा क्या होगा, हमारी मशीन का वेस्ट नहीं होगा, हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो ट्रेनिंग देने के बाद वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। फिर इससे उनका डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है। उनको इस एरिया का भी नॉलेज हो जाता है, उस डिपार्टमेंट का नॉलेज भी हो जाता है, उस डिपार्टमेंट का भी नॉलेज हो जाता है। तो मतलब चहुमुखी विकास हो जाता है ट्रेनिंग देने से, उनका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी हो जाता है। छठा पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब क्या होता है, प्रगति मूल्यांकन बोलते हैं हम इसको, प्रगति मूल्यांकन। जिस पर्सन को हमने जिस काम पे लगाया था, हमने उसको मान लो एक काम दिया, फिर उसने काम पूरा किया, फिर काम पूरा होने के बाद जो काम दिया था उन दोनों की आपस में मैच की जाती है, कंपैरिजन करते हैं
कि उस पर्सन को जो हमने काम दिया था, जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने काम दिया था, क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंपैरिजन कराकर उसकी प्रगति का, उसकी परफॉर्मेंस का हम परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं कि वो किस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्या वो पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है या कुछ नेगेटिव डेविएशन आया है। डेविएशन मतलब कोई डिफरेंस आया काम करने के अंदर। तो इस स्टेप के ऊपर आकर जो भी पर्सन हमने अपॉइंट किया होता है उसकी परफॉर्मेंस की हम चेकिंग करते हैं कि हमने जो काम उसको दिया था उसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वो काम उसने किया है या नहीं किया है। सातवीं बात, प्रमोशन एंड कैरियर करियर प्लानिंग। प्रमोशन के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ही हम स्टाफिंग के अंदर आते हैं ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, बिजनेस में जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी मन लगा के दिल से काम करेगा, डेफिनेटली वो प्रमोशन पाने के लायक होता है। तो हमने लोगों को ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज को प्रमोशन भी देनी होती है और उनकी करियर की प्लानिंग भी करनी होती है ताकि वो बिजनेस में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी हायर स्टेटस को अचीव कर पाएँ। तो प्रमोशन के अंदर हम क्या करते हैं, नीचे वाली पोस्ट से उसको किसी हायर स्टैंडर्ड की पोस्ट पर बिठा देते हैं, जिससे उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, उसका रुतबा, उसका रिस्पेक्ट प्रमोशन से इंक्रीज हो जाती है। फिर आठवीं बात आती है कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर सिंपल सी बात करूं तो एम्प्लॉइज को सैलरी, वेजेस देने से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो कंपनसेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज हमारी फर्म के अंदर आकर काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं। तो हमारे बिजनेस का भी ड्यूटी बनता है उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको हम सैलरी दें, उनको क्षतिपूर्ति दी जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। तो कंपनसेशन दो टाइप की दी जा सकती है। पहली जो कंपनसेशन होती है वो है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट के अंदर क्या है, टाइम बेस्ड। टाइम बेस के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, टाइम बेस के अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं। मान लो हमने उसको हर हफ्ते के बाद सैलरी दे दी या हर महीने के बाद या हर 15 दिन के बाद, तो जितना टाइम वो देता है टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको सैलरी या वेजेस पे करते हैं। फिर डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट के अंदर जो दूसरा तरीका होता है पेमेंट का वो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। वो जितनी परफॉर्मेंस करता है परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर भी हम उसको सैलरी या वेजेस पे करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है तो सैलरी ज़्यादा मिलती है, अगर उसकी परफॉर्मेंस कम रहती है तो उसकी सैलरी या वेजेस उसको कम दी जाती है। तो ये होती है हमारी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। फिर बात आती है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट के अंदर क्या होता है, कंपनी कभी कभी एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर दे देती है, घूमने जाने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए कुछ एक्सपेंस दे देती है, लीव ट्रेवल कंसेशंस दे देती है, कुछ और सुविधा दे देती है, अपनी तरफ से इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे देती है, घर पे उसको जो घर प्रोवाइड करती है तो उस घर में उसको एक लगा लो कि नौकर भी दे देती है, जो जिसकी पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करनी होती वो पेमेंट किसने करनी होती है कह लीजिए, तो वो पेमेंट करनी होती है बिजनेस ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हालांकि वो पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉय करता है, पर वो एम्प्लॉय ने पेमेंट नहीं करनी है अभी, वो पेमेंट कौन करेगा, बिजनेस खुद फेस करता है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। मतलब डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट के अंदर तो क्या है, पैसा उसके हाथ में आता है। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट के अंदर पैसा उसके हाथ में नहीं आता है, बल्कि जो पैसे की पेमेंट एम्प्लॉय ने करनी होती है वो पेमेंट एम्प्लॉय के बिहाफ पर कौन कर देता है, कंपनी पे कर देती है। मतलब कंपनी उसको जब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। तो ये थी हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस। कहाँ से शुरू हुई, मैन पावर की रिक्वायरमेंट, हमको ये पता लगाना है कि कितने लोग हमको नौकरी के लिए चाहिए, कितनी पोस्ट खाली हैं, कितने लोग छोड़ के जाने वाले हैं, सारी बातों का पता लगा देते हैं। भर्ती निकालते हैं, लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, प्लेसमेंट होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रेनिंग होती है, परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है, उनकी प्रगति का मूल्यांकन होता है, प्रमोशन करते हैं हम उनका। फिर लास्ट में जो पॉइंट आया वो है कंपनसेशन का। डायरेक्ट पेमेंट भी आप कर सकते हो, इनडायरेक्ट पेमेंट भी आप कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंध भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, किस लिए ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया, कुछ टाइम पहले इसकी जरूरत भी महसूस नहीं की जाती थी। ह्यूमन का मतलब लगा लिए इंसान। अब इंसानों का मैनेजमेंट करना क्या जरूरी हो गया है आज के टाइम के अंदर। देखा जाए तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है,
हर बिजनेस के पास मैन है, मनी है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, जमीन भी है, सब कुछ है। दो पार्ट्स के अंदर हम इन सब को डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव पार्ट के अंदर क्या है? मैन। पैसिव के अंदर क्या क्या आएगा? लैंड, मनी, मटेरियल एंड मशीन। अगर मैं आपको इस पैसिव वाले पार्ट की बात करूं तो क्या इस पैसिव वाले पार्ट का कोई मतलब रह जाता है अगर ये मैन वाला पार्ट अवेलेबल ही ना हो? नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मैं यहाँ से मैन को हटा देता हूं तो ये इन चारों चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसको कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, ये रिसोर्सिस यूटिलाइज ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट अगर हम मैन का कर दें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए आया है क्योंकि अगर हम मैन का, लेबर का अगर मैनेजमेंट करना सीख जाएं तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, पैसिव रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रियलिटी में क्या काम करता है आज की डेट के अंदर? हर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। इसका काम क्या होता है? रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको कंपनसेट करना, उनको ओवरऑल फैसिलिटी देना, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, उसको फर्म में मेंटेन करके रखना, उनको फर्म में ऐसे बना के रखना ताकि वो लंबे समय तक हमारी फर्म में टिक के रहें, हमारी फर्म को छोड़ के न जाएं। तो अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Human resource management means it refers to the develops and the manages the human elements of the enterprise। ये क्या करता है? इंटरप्राइज के अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट होता है उसको डेवलप करता है और उनको ही क्या करता है? मैनेज करता है। मतलब लोगों का विकास करना और उनको मैनेज करना, मतलब किसको कहाँ पे काम पे लगाना है, किसकी क्या जरूरत है उसको ध्यान रखना, लोगों की क्या जरूरत है, लेबर को क्या चाहिए, तो इन सारी बातों का ध्यान कौन रखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रखता है। फायदा क्या होगा? अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करना सीख लेते हैं तो उसके से हमारा लैंड, लेबर, मनी, मटेरियल, मशीन, उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने ह्यूमन को ही यूटिलाइज नहीं किया, इसको ही अगर मैनेज नहीं किया, तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आजकल बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जरूरी एक फैक्टर बनकर सामने आ रहा है और बहुत जरूरी हो गया है ये। अब हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कैसे धीरे धीरे एग्जिस्टेंस के अंदर आया है। स्टार्टिंग से क्या होता था? लेबर वेलफेयर स्टेज थी एक। लेबर वेलफेयर स्टेज कब काम कर रही थी? जब बिजनेस छोटे छोटे होते थे। जब बिजनेस छोटे छोटे होते थे तो हमारी उस टाइम पर क्या ट्रेड यूनियन बनी हुई थी, व्यापारियों के संघ बने हुए थे, वहां से लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था, काम खत्म हो जाता था। क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होता था, छोटे छोटे बिजनेस चलते थे, तो ट्रेड यूनियन की हेल्प से ही काम चल जाता था। तो जैसे ही थोड़ा सा और आगे जरूरत पड़ी, हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत फील होने लगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करे, मध्यस्थता करे। तब हमको लेबर वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ी। बट लेबर वेलफेयर जो ऑफिसर था उसका भी जो दायरा था वो लिमिटेड ही था, वो लिमिटेड ही फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकता था एम्प्लॉयज को, उसकी एम्प्लॉयज के साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन फिर भी नहीं हो पाती थी। तो वो थी हमारी लेबर वेलफेयर स्टेज, जब हमारे बिजनेस छोटे छोटे थे, ट्रेड यूनियन से काम चलते थे, फिर भी इंटरमीडिएटर की हेल्प पड़ी तो हमने लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, पर उसका भी जो रिलेशन एम्प्लॉयज के साथ था वो लिमिटेड था, क्योंकि वो लिमिटेड वेलफेयर ही एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवा पाता था। फिर नेक्स्ट हमारी स्टेज आई पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज कब आई? जब फैक्ट्री सिस्टम एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हुआ। फैक्ट्रियां जब लगनी स्टार्ट होती है तो क्या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को नौकरी पे हमको रखना होता है। तो फैक्ट्री सिस्टम जब आया तो एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोगों को नौकरियों की जरूरत पड़ी, नौकरियों के ऊपर लोगों को हमें अपॉइंट करना होता था। तब उस वक्त के अंदर भी हमको एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ी जब इतने सारे लोगों को एक साथ अपॉइंट कर सके, रिक्रूट कर सके, उनका सिलेक्शन कर सके, उनकी थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग भी दे सके, उनकी थोड़ी देखभाल भी कर सके। तब वहां पर पर्सोनल ऑफिसर की जरूरत पड़ी। थोड़े टाइम के बाद पर्सोनल ऑफिसर्स की जगह पे रिप्लेस करके पर्सोनल मैनेजर्स को बनाया गया।
तो इस स्टेज के अंदर क्या हुआ, तब आया, कब आया ये, जब फैक्ट्री सिस्टम हमारा चल रहा था, एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोगों की जरूरतें थी, नौकरियों पे लोग चाहिए थे। तब स्टार्टिंग में पर्सोनल ऑफिसर्स, देन बाद में पर्सोनल ऑफ मैनेजर्स का, पर इनका भी दायरा लिमिटेड था। क्या, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इतने छोटे मोटे काम ही इन लोगों के पास होते थे। फिर जो थर्ड स्टेज आई वो थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टेज। ये स्टेज कब आई, जब हमारे बिजनेस और एक्सपेंड होने स्टार्ट हुए, बिजनेस और भी बड़े बड़े होने स्टार्ट हुए, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगी तो हर किसी को टेक्नोलॉजी को यूज करने का पता नहीं था। फॉर एग्जांपल, नई मशीन लेकर आए, हर किसी को चलानी नहीं आती थी। कंप्यूटर लैपटॉप आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी को ऑपरेट करने नहीं आते थे। तो कर्मचारी तो हमारे पास पहले वाले ही थे, अभी उन लोगों से ही हमको काम कराना था। तब टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी थी, बिजनेस बड़े लार्ज स्केल पे चलने लगे थे। तो हमको महसूस हुआ कि उन्हीं एम्प्लॉयज को अभी हमको क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हीं का ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा। या मान लो नए एम्प्लॉयज हमारी फर्म में आते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग और उनकी भी डेवलपमेंट की हमारी हमको जरूरत हुई। तब क्या हुआ, पर्सोनल मैनेजर्स को रिमूव कर दिया गया, तब आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इफेक्टिवली मैनेज द पीपल सो दैट दे रिमेन ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये डिपार्टमेंट, ये मैनेजर क्या काम करता है, लोगों को इस तरह से हैंडल करता है कि उनको हम प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बन जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे समय तक टिक पाए। तो ये हमारी एवोल्यूशन की स्टेजेस थी। पहली लेबर वेलफेयर स्टेज, जब बिजनेस हमारे छोटे छोटे हुआ करते थे। पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज, जब हमारी फैक्ट्री आनी स्टार्ट हुई, फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों को एक साथ नौकरी की जरूरत होती थी, तब ट्रेड यूनियन से काम नहीं चल सकता था। तब हमारी आई आगे एच आर एम स्टेज। टेक्नोलॉजी के ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत थी, लोगों को डेवलपमेंट करने की जरूरत थी, तब हमको जरूरत पड़ी एच आर मैनेजर की। एच आर मैनेजर क्या करता है, लोगों को संस्था में बना के रखता है ताकि लोगों को यही लगे कि हम संस्था का एक हिस्सा हैं। तो ये थी हमारी एच आर मैनेजर की स्टेज। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्पेशल ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहले तो हमको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम होता है वो स्टाफिंग से कहीं गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सिर्फ यही बातें करते हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन तो आता ही आता है। इसके अलावा काफ़ी सारी बातें और भी हैं जो आपको इस टॉपिक में अभी पढ़ने को मिल रही हैं। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, जो एरिया है, वो स्टाफिंग से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। तो हम देखते हैं कि अभी एच के क्या फंक्शंस होते हैं। तो एच क्या क्या फंक्शन है। पहला बात है रिक्रूटमेंट, भर्ती करना। रिक्रूटमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, वो सिलेक्शन का टाइम काम भी करता है, रिक्रूटमेंट भी करता है, इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रमोशन करना, किसी का ट्रांसफर करना, ये सारी की सारी बातें इसी के अंडर में आती है। रिक्रूटमेंट वो कहीं से भी कर सकता है। फिर बात आती है नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम सिर्फ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन तक ही नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारा काम होता है। वो क्या करता है, एक्सपर्ट की काफ़ी सारी सर्विसेज भी देता है, विशेषज्ञ की तरह काम करता है, एक्सपर्ट की तरह काम करता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटी भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब की इवेल्युएशन करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, और ट्रेड यूनियन के साथ नेगोशिएट करना। नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि हम कभी कभी जैसे बाजार में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नेगोशिएट करते हैं, भाव मोल करते हैं, भाव तोल करते हैं, भाई भाव कम लगा ले या ज़्यादा लगा ले, तो वो नेगोशिएशन का भी काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा डेवलपिंग कंपनसेशन एंड द इंसेंटिव प्लान। तो जितना भी हमको कंपनसेशन देना होता है, सैलरी फिक्स करनी होती हैं, इंसेंटिव के प्लान बनाने होते हैं, ये भी सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम एम्प्लॉयर की नज़र से भी, एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई रखना भी होता है और एम्प्लॉई को भी सेटिस्फाई रखना होता है। तो वो इस तरह से कंपनसेशन के प्लान बनाता है ताकि दोनों साइड से हम उसको सेटिस्फाई रख सकें। नेक्स्ट है हमारा
हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड द कंप्लेंट्स। कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं, एम्प्लॉयर की भी हाथ पर भी कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन कर सकता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनता है, उनकी कंप्लेंट्स को सोल्व भी करता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ऐसा लगा लिया कि मेडिएटर की तरह ही होता है, एक मध्यस्थ की तरह ही होता है। उसको इसकी एम्प्लॉयर की भी सुननी पड़ती है और एम्प्लॉय की भी सुननी पड़ती है, और दोनों के अंदर क्या बना के रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। इसलिए कंप्लेन को सोल्व करने का काम बहुत जरूरी होता है, और जो भी विशेष फैसिलिटी होती है वो उनको प्रोवाइड भी कराता है। अगली जो बात है वो है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। उन लोगों को, एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी मिले, वेलफेयर मिले, उनकी सुरक्षा बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखता है। क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज को कभी कभी क्या, फैक्ट्रीज के अंदर मशीनों के ऊपर काम करना पड़ता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, किसी का मान लो हाथ कट गया, किसी का उंगली कट गई है, किसी को ब्लड आ गया, तो इसकी फैसिलिटी के लिए भी वो बहुत सारे काम करता है। काफ़ी सारे पैसों के अरेंजमेंट लगा लो, अलग से फंड अरेंजमेंट करना, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। इसके लिए वो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी लगा लो, सिलेक्शन की पॉलिसी लगा लो, प्रमोशन की पॉलिसी लगा लो, रिटायरमेंट की पॉलिसी लगा लो। मान लो किसी की नौकरी छूटती है तो नौकरी के बाद उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, नौकरी के बाद वो अगर खाली रहेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी पॉलिसीज भी फिक्स करता है। कंपनसेशन दिलवाना, सोशल सिक्योरिटी करना, सोसाइटी में एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयर का नाम हो, उनको वेलफेयर हो, उनकी सुरक्षा बढ़े, ये सारे काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में ही आते हैं। फिर अगली बात है डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स। देखो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज बनाए हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एम्प्लॉयज़ को जब चोट वगैरह लगती है तो उनको एक कहीं ना कहीं से पैसा फैक्ट्री को या कंपनी को देना होता है। वो फंड कंपनी को बना के रखने होते हैं, फैक्ट्री को बना के रखने होते हैं। जहां पर भी वो पैसा फंड इकट्ठा करती है कंपनी या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं सॉरी, फैक्ट्री या कंपनी इकट्ठा करती है, उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो वहां पे उनको वो अप्लाई करवाता है। कौन अप्लाई करवाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नई नई चीज़ों के बारे में वो कंपनी को बताता है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया है, आपको इसकी फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। नई नई बातों के प्रति अवेयर करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसको? एम्प्लॉयर को। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी देने के लिए। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ का एक स्टेट इंश्योरेंस भी है कि एम्प्लॉयज़ का हम इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस करने का फ़ायदा क्या होता है? कंपनी के अंदर मान लो काम करते करते या फैक्ट्री के अंदर काम करते करते मान लो किसी एम्प्लॉयज की मृत्यु हो जाती है, तो मान लो हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है कंपनी के बिहाफ पर या फैक्ट्री के बिहाफ पर, फैक्ट्री ने इंश्योरेंस करवाया हो, तो उसको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में बहुत कुछ पता होता है, गवर्नमेंट क्या प्लान लेकर आ रही है एम्प्लॉयज़ के बारे में, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? कंपनी को, फैक्ट्री को इन सारे प्लान्स के बारे में अवेयर करता है कि ये प्लान अगर हम अवेलेबल करा देते हैं एम्प्लॉयज़ को तो इन फ्यूचर हमारा ही बेनिफिट है। एम्प्लॉय को तो बेनिफिट होगा ही होगा, कंपनी को भी सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। अगला टॉपिक है हमारा कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों का, एम्प्लॉयज़ का लगा लो कि एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। कितने लोगों की मैंने रिक्रूटमेंट की, कितनों का सिलेक्शन किया, कौन काम पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसकी इवैल्यूएशन चल रही है, कौन प्रमोशन के लायक है, कौन डिमोशन के लायक है, किसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो बहुत सारी बातों का रिकॉर्ड होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेंटेन करता है। अगली बात है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइम टाइम पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो देखता रहता है। देखना की जरूरी है, कभी कभी किसी पोस्ट के ऊपर एक पर्सन की जरूरत ही नहीं है तो हम उस पोस्ट को खाली कर देते हैं, या किसी पोस्ट के ऊपर मान लो मैंने 5 लोग लगाए हुए हैं, उस पोस्ट के ऊपर सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है तो बाकी 3 लोगों को खाली करना पड़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रक्चर को टाइम टाइम पर रिव्यू करता रहता है, और इस चीज के बारे में मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को सजेशंस भी देता रहता है कि आपको यहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, या ये डिपार्टमेंट ख़त्म कर देना चाहिए, या यहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, या यहाँ पर कम लोगों की ज़रूरत है। तो वो टाइम टाइम पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता रहता है। डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, प्लस फॉर्म में भी, माइनस फॉर्म में भी। माइनस फॉर्म का मतलब क्या? लोगों को कुछ पोस्ट से हटाकर उस जगह को खाली कराना। प्लस पॉइंट के अंदर कैसे कह सकते हैं? एक नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर कर या नया डिपार्टमेंट क्रिएट करके। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टाफिंग से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देखा जाए तो स्टाफिंग तो एक इसका पार्ट हो गया है, अभी स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गया है।
तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या फंक्शंस हैं, या कह लीजिए क्या स्पेशल ड्यूटीज हैं और एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। पर ये दोनों टॉपिक समझने से पहले अगर आप ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये टॉपिक समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक के अंदर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस टॉपिक का और इस टॉपिक का अच्छे से डीप नॉलेज नहीं होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं ये टॉपिक, देन दिस वन। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है, ये टॉपिक हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। किसी भी काम की रूपरेखा तैयार करना, किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना, उसको लिख लेना, या मेंटली हमने मन ही मन में मान लो हमने प्लानिंग कर ली, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग करना। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग की जाती है, सिर्फ सोचा है, या लगा लो कि हमने ब्लूप्रिंट रेडी कर रही है कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, काम किया नहीं है, बस हमने सिर्फ क्या की है, प्लानिंग की है। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ऐसा लगा लीजिए कि आपने एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। अब प्लानिंग के अंदर मान लो मैंने सोचा था कि कंपनी बनानी है, पर कंपनी बनाने के बाद ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो कंपनी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होंगी। पोस्ट मेरे को क्रिएट करनी है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मुझे पोस्ट क्रिएट करनी होती है। यहाँ बॉस बैठेगा, यहाँ पे नौकर बैठेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय बैठेगा, यहाँ पे ये ऑफिस होगा, इन दोनों का रिलेशन ये होगा, कौन किससे बात कर पाता है, कौन किसको कंप्लेन करेगा। तो ये सारी की सारी बातें, स्ट्रक्चर डिसाइड करना, स्ट्रक्चर बना देना, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। फिर स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग तक स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका, पर लोगों को तो हम नहीं लेकर आए अभी नौकरी पर। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं, नौकरियों पे रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रमोशन करते हैं, सारी बातें आ जाती हैं स्टाफिंग के अंदर। मतलब हमारे पास लोग आ चुके हैं, नौकरियों पर हम अपॉइंट कर चुके हैं, पोस्ट हमारी फिल हो चुकी होती हैं स्टाफिंग के अंदर। उसके बाद हम लोगों को डायरेक्शन देना स्टार्ट करते हैं, तुमको काम ऐसे करना है, वैसा करना है, मोटिवेशन देते हैं उनको, उनको लीडरशिप देनी पड़ती है। ये सारी की सारी आती है डायरेक्शन के अंदर। लास्ट में कंट्रोलिंग करनी होती है। काम जो हमने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो ये पांचों के पांचों जो पार्ट होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये वो पांच काम है जो आपको हर प्रकार की ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। क्योंकि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड नहीं है, आपको एक काम तो करने ही पड़ते हैं डेफिनेटली 101%। ये सार्वभौमिक है, हर जगह पे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। बात करते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मान लीजिए कि हमने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्शन करना। पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम लोगों को अपॉइंट करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज करना। मार्केटिंग का काम मार्केट से रिलेटेड काम करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशनल बातें करना। डेवलपमेंट, विकास करना, नई नई रिसर्च करना। फाइनेंस का काम, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो भी हम एरियाज बनाते हैं, जो भी हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, एक स्पेशल टारगेट को पूरा करने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्पेशल काम क्या है, फाइनेंस का काम पूरा करना। परचेज डिपार्टमेंट का मेन मोटिव क्या है, परचेज को करना। रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकता है, वो बनाया भी खरीद सकता है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट का काम है। पर फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम एज इट इज होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत नहीं है जिसका काम ही सिर्फ ट्रेडिंग करना है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम कहाँ बनाएंगे, जहाँ पे प्रोडक्शन की जरूरत है। मान लो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रोडक्शन का काम ही नहीं होता है, तो क्या आपको लगता है कि वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जरूरत होती होगी, नहीं। तो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम के नेचर की बिहाफ पर, उसके काम के ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पर। ये एरियाज, ये डिपार्टमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपार्टमेंट कम भी हो सकते हैं, ये उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। पर ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ये काम आपको हर जगह पे करने को मिलेंगे, चाहे वो बिजनेस छोटा है चाहे वो बड़ा है। आपको हर प्रकार के मैनेजमेंट के काम ये वाले आपको हर जगह करने को मिलेंगे। पर ये डिपार्टमेंट जरूरी नहीं है कि सब जगह सेम
एज इट इज के एज इट इज आपको मिल जाएं। अब बात आती है हमारे मेन टॉपिक की, पर्सोनल मैनेजर ऐसे लाइन मैनेजर। जो पर्सोनल जो मैनेजर होता है वो लाइन मैनेजर की तरह काम कब करता है, जब वो स्टाफिंग को मैनेजमेंट का एक पार्ट मानता है, जब वो स्टाफिंग को मैनेजमेंट का एक फंक्शन मानता है, तब हम पर्सोनल मैनेजर को हम क्या मानते हैं, लाइन मैनेजर मानते हैं। क्या मानते हैं, लाइन मैनेजर मानते हैं। और लाइन मैनेजर का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना। तो लाइन मैनेजर अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की स्टाफिंग का टॉपिक अगर मानकर चल रहा है, स्टाफिंग की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो हर एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात के लिए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, 101% रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना उसका खुद का काम होता है। तब पर्सोनल मैनेजर लाइन मैनेजर की तरह काम करता है। कब काम करता है, जब वो स्टाफिंग को मैनेजमेंट का हिस्सा मानकर चल रहा है। अब बात आती है कि अगर पर्सोनल मैनेजर स्टाफ मैनेजर की तरह कब काम करता है, कब काम करता है, जब वो पर्सोनल डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहा होता है, तब वो स्टाफ मैनेजर की तरह काम करता है। तो पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का जो स्टाफ मैनेजर होगा या हेड कह लीजिए, उसका क्या काम होता है, बाकी के डिपार्टमेंट को वो सजेशंस भी देता है, गाइडेंस देता है, उनको एडवाइस देता है कि आपको अपने डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना चाहिए, उनके साथ ऐसा डील करना चाहिए। वो काफ़ी सारे सजेशंस देता है, पर उनके वो सजेशन वो लोग माने या ना माने, ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके सजेशन से उनकी प्रॉब्लम सोल्व होए या ना होए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए स्टाफ मैनेजर जब फंक्शनल एरिया के पर्सोनल डिपार्टमेंट के स्टाफ मैनेजर के फॉर्म में जब काम करता है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जबकि जब वो इसके अंडर में काम करता है, तब उसकी हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब वो स्टाफ मैनेजर की फॉर्म में काम करता है, तो वो इसके अंडर के इस बिहाफ के ऊपर काम कर रहा होता है, तब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाती है। तो हमारा ये स्टाफिंग का वीडियो नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं स्टाफिंग के नेक्स्ट यूनिट के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।